हेलो बच्चों आज हम मैथमेटिकल टूल्स के दूसरे वीडियो में आ गए हैं और इस दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे किसके बारे में। कैलकुलस यानी कलन। कैलकुलस क्या चीज़ होती है? ये मैथमेटिक्स का एक पार्ट है जिसमें हम दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं। एक डिफरेंशियल कैलकुलस यानी अवकलन और एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस यानी समाकलन। तो अवकलन और समाकलन हमारे दो टॉपिक हैं। तो इस वीडियो में हम अवकलन के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। तो अवकलन क्या चीज़ होती है, अवकलन की ज़रूरत क्यों होती है। जैसे हम जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं इस तरह से ये अवकलन भी एक मेथड है जिससे हम कुछ चीज़ें फाइंड करते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों है, छोटे से हम एक एग्जांपल से उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये डिफरेंशिएशन यानी अवकलन क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें इसे इतना ही समझना है ताकि हम आगे मैथ फिजिक्स के अंदर अगर कहीं पर किसी भौतिक राशि का अवकलन करें तो हमें पता हो कि एक्चुअल में हम अवकलन क्यों कर रहे हैं। तो अवकलन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लिया कोई चर राशि है x और उस चर राशि x में जब परिवर्तन आता है तो उसके कारण एक दूसरी राशि जो y है वो परिवर्तित होती है। अब ये जो बात है तो यहाँ पर x जो हो गया वो बदलने वाली राशि चर होगी और उसके सापेक्ष y जो हो गया वो क्या हो गया, एक फलन हो गया। तो हम किसी भी फलन को ऐसे व्यक्त करते हैं। तो ये देखो f ऑफ x का मतलब ये होता है कि एक फलन है जो x चर पर निर्भर कर रहा है तो उसको f ऑफ x से लिख देते हैं। इसको आप सिर्फ समझने की कोशिश करो, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो मैथमेटिक्स का काम है, आपको सिर्फ थोड़ा सा समझना है, मैथ्स में ये कंप्लीट आ जाएगा। कहने का मतलब x अगर बदलता है तो y भी बदलता है। अब कैसे बदलता है, जैसे एक समीकरण लिख दिया मैंने, जैसे y बराबर 2x² + 1। अब x का मान अगर मैं 1 रखता हूँ तो y का मान कितना आ जाएगा, 3। x का मान अगर मैं 2 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 8 9 हो जाएगा। इसी तरह से 3 रखता हूँ तो y का मान कुछ, तो x का मान बदलने से y का मान परिवर्तित हो रहा है। वो किसी भी तरीके से हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए कि हमने क्या किया, एक कण लिया और उस कण को हमने मूल बिंदु से दूरी उसकी जो है y मान ली और समय को x मान लिया। तो ये हमारा मूल बिंदु हो गया और हम इस दिशा में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हमने घड़ी को ऑन किया हुआ है। तो 1 सेकंड पे कण कण जो था हमारा यहाँ था, 2 सेकंड पे वो यहाँ आ गया, 3 सेकंड पे वो यहाँ आ गया। तो देखो मूल बिंदु से उसकी दूरियाँ जो है वो बढ़ती जा रही हैं, उसकी दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो इस तरह से आप ये समझिए कि एक फलन है जो चर x पर निर्भर करता है। अब मान लीजिए x का मान थोड़ा सा बदला, मैंने कितना बदला, डेल्टा x। यहाँ पर ये सिंबल डेल्टा जो है अल्प परिवर्तन को शो कर रहा है। तो x के मान में अगर मैं थोड़ा सा चेंज लाता हूँ तो फलन y के मान में जो थोड़ा सा चेंज आता है वो डेल्टा y होता है। तो y के साथ जो चेंज है वो यहाँ लिख दिया, x के साथ जो चेंज है वो यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से इस इक्वेशन को, समीकरण को हमने दर्शाया। अब हम चाहते हैं कि जो हमने मान x का बदला है, चर का मान जो थोड़ा सा बदला है, उसके सापेक्ष फलन का जो मान है वो कितना बदला, अनुपातिक रूप से अगर हम उसे पता करने की कोशिश करें तो हम लिखते हैं कि y में x के सापेक्ष परिवर्तन, y में x के सापेक्ष परिवर्तन यानी फलन में चर के सापेक्ष अल्प परिवर्तन, तो उसको हम कैसे लिख देंगे, डेल्टा y बटे डेल्टा x। अब ये जो मान आता है ये औसत मान इसको कहते हैं कि y में x के सापेक्ष ये औसत मान आया है। तो अब हमने मान लिए कण को लगातार यहाँ से यहाँ तक चलता जा रहा है तो हम अलग अलग अंतराल, यानी ये जो हमने डेल्टा x जो समय लिया है यहाँ पर हमने इतना ले लिया तो डेल्टा y का मान यहाँ, यहाँ अंतराल हमने कुछ और ले लिया, डेल्टा x डेल्टा y। अगर हम सेम भी लें तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पर हमने डेल्टा x ले लिया, उसके लिए ये अंतराल डेल्टा y का ये मान है। अब हम इसका अनुपात निकालते हैं तो ये औसत मान कहलाता है। तो किसी भी कोई भी जो फलन है उसका चर के सापेक्ष इस तरह से औसत मान ज्ञात करते हैं, जो कि आगे हम जो आगे हमारे लेसन आएंगे काइनेमेटिक्स, ठीक है, उसमें हम ये करेंगे। तो इस औसत परिवर्तन में क्या होता है कि ये जो औसत परिवर्तन होता है ये अलग अलग अंतराल के लिए अलग अलग हो सकता है। तो ये हमारे लिए इतना रिलीवेंट यानी बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है।
तो हम क्या करते हैं, हम एक किसी पर्टिकुलर क्षण पर हम चाहेंगे कि y का क्या मान है वो पता करना है हमें। जैसे मान लो कण यहाँ से चला और आगे लगातार बढ़ता जा रहा है, तो x के किसी पर्टिकुलर मान पे, यहाँ पर x के इस मान पर y का क्या मान है, वो चीज़ हमें अगर पता करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस अवकलन मेथड का यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये जो डेल्टा x अंतराल है, इस डेल्टा x अंतराल को इतना छोटा कर देते हैं, इतना छोटा कर देते हैं कि जैसे डेल्टा x मान लीजिए समय अंतराल है, तो पहले हमने इसे 1 सेकंड लिया, और कम करके हमने इसे 0.1 सेकंड ले लिया, फिर हमने इसे और कम किया 0.01 सेकंड ले लिया। इस तरह से हम इसे लगातार कम करते करते 0.00001 सेकंड कर दिया, यानी अप्रोक्सीमेटली 0 समय अंतराल के लिए, यानी जहाँ से चले वापस वहीं, यानी समय कुछ बढ़ा ही नहीं, तो वो तात्क्षणिक समय हो गया। तो जब चर का मान तात्क्षणिक हो जाता है तो y में क्या परिवर्तन आता है वो हम अवकलन कहते हैं। तो कैसे, जब डेल्टा x अंतराल जो है टेंड्स टू ज़ीरो, यानी डेल्टा x टेंड्स टू ज़ीरो का मतलब डेल्टा x को बहुत छोटा कर दिया, तो जो y के मान में जो परिवर्तन आएगा तो इसको बोलते हैं हम लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू ज़ीरो। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो इसको सिर्फ देखें, और मेन जो टॉपिक है उस पर अभी हम पहुंचते हैं। तो डेल्टा x टेंड्स टू ज़ीरो, तो डेल्टा x टेंड्स टू ज़ीरो यानी जीरो की तरफ अग्रसर हो रहा है, बहुत छोटा हो गया, तो इस पूरे अनुपात को हम dy बाई डी एक्स से लिख सकते हैं। और यहाँ जो dy बाई डी एक्स लिखा है हमने, इसे हम क्या कहेंगे, फलन y का x के सापेक्ष क्षणिक परिवर्तन कहते हैं, अर्थात y का x के सापेक्ष अवकलन कहलाता है। तो ये जो चीज़ हमने लिखी है ये है y का x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, अब कोई भी फलन है उसका तात्क्षणिक परिवर्तन अगर हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, उस फलन का उस चर के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो अवकलन की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, कि हमें जब फलन का तात्क्षणिक परिवर्तन चाहिए होता है तब हम अवकलन करते हैं। कहाँ कहाँ करेंगे वो अभी उदाहरण में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो dy और dx लिखा है ये दो अलग अलग राशियाँ हैं। dy अपने आप में अलग है, dx अपने आप में अलग है। ये दो भिन्न भिन्न पद हैं जिनको अनुपात के रूप में यहाँ पे हमने लिया है। ये dy बाई डी एक्स पूरी एक टर्म नहीं है, dy अलग है, dx अलग है। ठीक है, अब ये d बटे डी एक्स जो यहाँ पर बना, इसमें देखो अगर हम y को छोड़ दें तो d बटे डी एक्स जो बना, इसको हम एक संकारक यानी ऑपरेटर कहते हैं। ऑपरेटर मतलब जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये क्या होते हैं, संकारक होते हैं। जब ये किन्हीं दो राशियों के बीच में लग जाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, उसी के हिसाब से रिजल्ट लिखते हैं। तो इसी तरह से मान लीजिए 3 - 5 करना है तो -2 हो गया, 3 × 2 करना है तो 6 हो गया। ठीक है, इसी से 10 भाग 2 करना है तो 5 हो गया। तो ये ऑपरेटर है बीच में, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। इसी तरह से ये भी एक ऑपरेटर है। तो ये बताता है कि हमें अवकलन करना है किसका, जो राशि हम इसके सामने यहाँ लिखेंगे, जो चर हम इसके सामने यहाँ लिखेंगे, जो फलन हम इसके सामने यहाँ लिखेंगे, ये उसका अवकलन करेगा किसके सापेक्ष, इस चर के सापेक्ष। ठीक है, तो अब इसमें कुछ सूत्र आते हैं, वो सूत्र हम समझते हैं। सबसे पहली बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर हम किसी चर के सापेक्ष अचर पद का अवकलन करेंगे तो उसका जो अवकलन आएगा वो शून्य आएगा, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा। अचर राशि का मतलब जैसे कोई संख्या है 1, 2, 10, 50, 100 कुछ भी है, तो ये संख्या थोड़ी किसी चीज़ के समय के सापेक्ष, क्या 1 का मान बदलेगा, नहीं, 2 का मान बदलेगा, 50 का मान बदलेगा, नहीं। तो समय के सापेक्ष यानी अगर x को समय मानूं तो समय के सापेक्ष इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो अचर राशि का जो अवकलन होता है वो हमेशा शून्य होता है। ठीक है, जैसे हमने संख्या 2 का अवकलन किया x के सापेक्ष तो वो क्या है, शून्य है। ठीक है, और दूसरा देखते हैं कि फलन के साथ यदि अचर पद गुणा के रूप में है तो हम क्या करेंगे, तो वो जो गुणा के रूप में अचर है उसको हम पहले बाहर ले लेंगे और हम अवकलन किसका करेंगे, फलन का अवकलन करेंगे। तो देखो अचर पद को बाहर लिख दिया और अवकलन किसका किया, फलन का। अब वो फलन क्या है वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, बस हमें अचर पद को बाहर रखना है, तो अचर पद को बाहर लेंगे। अभी हमें उदाहरण देखते हैं इसका। तीसरा जो है इसमें कि अवकलन जो होता है वो बंटन नियम का पालन करता है। ये जो ऑपरेटर आपने लगाया है ये अगर दो अलग अलग फलन, अगर दो अलग अलग फंक्शन ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर एडिशन ही दिखाया है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं यानी घटाव भी हो सकता है इनका,
तो अगर ये ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो दोनों का किस तरह से अवकलन किया मैंने, पहले u का अवकलन कर दिया फिर v का अवकलन कर दिया, तो d/dx दोनों के साथ में लिख दिया मैंने। ठीक है, ये गुणा नहीं किया मैंने, ये ऑपरेटर इसके साथ और इसके साथ इंडिविजुअली मैंने लगा दिया। ये भी उदाहरण हम अभी हम देखते हैं। फिर चौथा आता है, ये देखो दो फलन गुणा के रूप में है। अगर दो फलन है गुणा के रूप में है तो हम उसका कैसे अवकलन करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले इसको एज इट इज़ गुणा में रहने देंगे और इसका अवकलन कर देंगे। तो ये देखो u को एज इट इज़ रहने दिया, u को ऐसा कैसा रहने दिया और v का अवकलन कर दिया, तो dv/dx लिख दिया। अगली बार हमने क्या किया कि हमने इसका तो अवकलन कर चुके हैं, अब हम इसका अवकलन करेंगे और इसको ऐसे कैसा रहने देगा। देखो v को ऐसे कैसा रहने दिया और u का अवकलन कर दिया, ये तो गुणा में है आपस में। ठीक है, ये भी चीज़ हम उदाहरण आगे देखेंगे। अब आता है श्रृंखला नियम। इसमें क्या होता है कि जैसे dy/dx लिखा है, यानी y का x के सापेक्ष परिवर्तन निकालना है, तो हम पहले y का किसी तीसरे चर t के सापेक्ष परिवर्तन निकालते हैं और फिर t का x के सापेक्ष निकाल लेते हैं। तो ये dt से dt हम कट मान लेते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि ये दोनों पद अलग होते हैं, तो ऐसे ही ये दोनों पद अलग हैं, तो ये दोनों पद हमने यहाँ से एक्स्ट्रा ऐड किए नीचे और ऊपर, तो ये हटा सकते हैं हम। तो ये भी बहुत यूज़ होता है, इसको भी आप ध्यान रखो। ठीक है, अब उसके बाद में आता है कि कैसे हम अवकलन करें, और जो बार बार मैं फलन बोल रहा हूँ, ये फलन है क्या चीज़। तो फलन जैसे अब यहाँ पर देखो ये एक फलन है, क्या है ये, इसमें x चर है और चर के ऊपर अचर घात लगा रखी है। अब चर के ऊपर अचर घात का क्या मतलब हुआ कि जैसे x चर वेरिएबल वैल्यू है x, उसके ऊपर एक निश्चित मात्रा यानी एक निश्चित घात लगा रखी है हमने। जैसे उदाहरण ये x है और x की घात 1 है, ये जैसे ये x है, x की घात 2 है, ये x है, x की घात 1/2 है। इसी तरह से ये देखो 1/x है। तो इस तरह से तो किसी भी चर की घात जब अचर होती है तो उसका जो अवकलन होता है वो कैसे होता है, कुछ नहीं, इस घात को यहाँ से उतार के सामने गुणा कर दो और घात में से एक कम कर दो, यानी इसको इधर शिफ्ट कर दो और इसमें से एक कम कर दो। ठीक है, तो इसको इधर शिफ्ट करते जाओ, इसमें से एक कम करते जाओ, इस तरह से आप अवकलन करोगे। यहाँ जो भी लिखा है, कुछ भी लिखा है, 10 लिखा है, 10 को इधर शिफ्ट कर दो नीचे गुणा में और उसमें से एक कम करके यहाँ लिख दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो और यहाँ एक कम करके लिख दो, बस। अब देखो ये क्या है x का मतलब क्या है, x का आपको x के सापेक्ष ही अवकलन करना है, तो आपने लिख दिया dx/dx। तो dx/dx तो क्या होगा, dx/dx तो आपको पता है क्या होगा, 1 होगा, तो ये 1 आ गया। और वैसे भी आप देखोगे तो इसकी घात कितनी है, 1 है, इसकी घात 1 है, 1 को इधर शिफ्ट कर दिया तो यहाँ 0 बचेगा फिर, तो x की घात 0 क्या बनेगा, 1। किसी की भी घात 0 क्या होता है, 1, ये तो हमें पता ही है। अब x² में देखो, x² में क्या करोगे आप, x² लिखा जैसे आपने, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया सामने, तो 2 सामने आ जाएगा, 2 में से 1 कम कर दिया, 1 बच गया, तो क्या आंसर आएगा इसका, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इसी तरह से ये देखो, अब इसे देखो ध्यान से, d/dx, ये √x है। √x का मतलब क्या होता है, x की घात 1/2 होता है। मैंने क्या कहा था, घात को नीचे शिफ्ट कर दो, इसको नीचे शिफ्ट कर दो, ये तो हट जाएगा, ये तो हट जाएगा। कब, जब हम अवकलन कर देंगे तो ये ऑपरेटर तो हट जाते हैं, तो ये तो हट जाएगा और इसको नीचे ले आऊँगा, तो इसको जब मैं नीचे ले आऊँगा तो 1/2 यहाँ आ गया और x की घात कितनी बचेगी, देखो 1/2 में से 1 लेस करना है हमें, तो क्या आ जाएगा, 1/2 x की घात -½ आ जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देता हूँ मैं, कुछ नहीं है, x की घात -1/2 ना, इसको बटे में ले जाता हूँ मैं, तो बटे में 2 तो है ही और ये √x हो गया, क्योंकि x की घात 1/2 बटे में चली जाएगी, तो इसको क्या लिख देंगे हम, √x लिख देंगे बटे में। इसी तरह से ये 1/x है। अब हम इसको पहले क्या लिखेंगे, d/dx, हम इसको x की घात -1 लिखेंगे, यानी इसको नीचे से जब ऊपर लाएंगे तो इसकी घात क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब इसे हल करेंगे, हल क्या करेंगे, घात को सामने ले आएंगे और इसमें से एक कम कर देंगे, तो सेम वही प्रोसीजर है, घात को सामने नीचे ले आया और इसमें से एक कम कर दिया, तो -1 हो गया, तो ये क्या हो गया, -1 x की घात -2, तो इसको अपॉन में ले आऊँगा तो -1/x²। तो जब ये डिनोमिनेटर यानी हर में आएगा तो उसकी घात माइनस है तो प्लस हो जाएगी, तो ये चीज़ बन गया, तो -1/x² हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट में क्या है, पहले हम इसको ऊपर लाएंगे, इसको x की घात n में बदलेंगे, तो हम लिखेंगे d/dx और नीचे, अब देखो ये क्या है, एक्चुअल में ये x की घात 1/2 है, तो जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, d/dx x की घात -1/2 बनेगा।
तो अब क्या करूँगा, मैं घात को नीचे ले आऊँगा और घात में से 1 कम कर दूँगा। वही सेम प्रोसीजर, d/dx हटाया, घात को नीचे लाया और घात में से 1 कम कर दिया, 1 लेस कर दिया। तो ये क्या बन गया, 1/2। x की घात क्या हो गया, -3/2। 1/2 माइनस 1 कितना होगा, -3/2। अब आप इसे क्या लिख सकते हो, आप -1 2 और इसे क्या लिख सकते हो, x की घात 3/2। आप जानते हो x की घात 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 2, इसे लिख सकते हैं हम x√x। कैसे लिख सकते हैं, आप ये सोच के बताना, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि x√x कैसे लिखा मैंने, x की घात 3/2 को, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ें हमने कर ली। अब देखो इसका अब यूज़ देखते हैं हम कि इसका यूज़ क्या है। जो हमने अभी तक पढ़ा है इसका हम अप्लाई करके देखते हैं इसको, कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास में किसी कण का विस्थापन है, ठीक है। तो अगर हम उसको समय के सापेक्ष अवकलित कर दें तो हमें तात्क्षणिक वेग मिल जाएगा। और तात्क्षणिक वेग का ही महत्व होता है कि किसी कण की लगातार गति हो रही है। जैसे आपने किसी बॉल को ऊपर फेंका या छत से किसी बॉल को आपने नीचे की तरफ छोड़ा या किसी बॉल को आपने सामने की तरफ फेंका किसी कोण पर, इस तरह की गति हो रही है। या कोई बस कार जीप चल रही है, कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, कोई भी कण गति कर रहा है, तो किसी क्षण अगर आप उसका वेग निकालना चाहते हो तो आप उसका तात्क्षणिक वेग कहते हैं उसे। अब वो कैसे निकालोगे, आपको उसका विस्थापन का समीकरण अगर पता है तो आप विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करके वेग निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि वेग जो होता है वो विस्थापन बटे समय होता है। तो अब विस्थापन कितना हुआ कण का, dx, और समय कितना लगा, dt। और dt समय जो है वो क्या है, शून्य की तरफ है, तो हम इसे dx/dt लिख देते हैं। तो ये सूत्र वही है वेग का, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वेग बराबर क्या होता है, वही दूरी बटे चाल है। बस वेग क्या होता है, सदिश राशि है, तो इस चाल की जगह इसको हमने वेग बोल दिया क्योंकि ये सदिश राशि है। सदिश राशि हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो ये चाल समझो आप इसे, ये चाल है और ये क्या है, दूरी है। तो इतनी दूरी चली इतने समय में, तो वो चाल आ गई, ठीक है। अब ये किसी क्षण के लिए है तो ये तात्क्षणिक चाल होगी। तो अब अगर ये वेग ले रहे हैं हम तो ये तात्क्षणिक वेग हो गया, ठीक है। तो विस्थापन का अगर हम समय के सापेक्ष, विस्थापन वही तय की गई दूरी है जो एक निश्चित दिशा में होती है, यानी इसमें दिशा शामिल कर दें अगर दूरी में हम, कि हम कहते हैं कि हम 10 किलोमीटर पूर्व की तरफ चले, तो वो क्या हो गया, वो क्या होगा, उसका विस्थापन होगा। और हम सिर्फ कहें कि हम 10 किलोमीटर चले किसी दिशा में, हम 10 किलोमीटर चले तो 10 किलोमीटर तय दूरी है। लेकिन अगर हम कहें कि पर्टिकुलर डायरेक्शन यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में 10 किलोमीटर चले तो फिर वो क्या हो गया, विस्थापन हो गया, बस और कोई फर्क नहीं है। तो विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन जो होता है उसे वेग कहते हैं। इसी तरह से त्वरण क्या होता है, त्वरण क्या होता है, त्वरण की परिभाषा हम आगे पढ़ेंगे। वैसे आपने पढ़ा भी हुआ है कि कोई कण अगर गति कर रहा है, गति कर रहा है कण, और कण का जो वेग है वो समय के साथ बदल रहा है, तो हम उसे कहेंगे कण का त्वरण है। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो देखो ये वेग में परिवर्तन आ गया और ये समय अंतराल आ गया, तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब क्योंकि ये तात्क्षणिक है तो ये तात्क्षणिक त्वरण हो जाएगा। तो कण गति कर रहा है, जैसे आपने कण को, पिंड को ऊपर की तरफ फेंका और पिंड नीचे की तरफ आया, या आपने पिंड को छत से नीचे की तरफ छोड़ा, पिंड नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये चीज़ आप जानते हो कि जब भी कोई पृथ्वी के निकट, तल के निकट कोई भी कण गति करता है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण होता है जी, जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये होता है कि कण 1 सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड की चाल से बदल रहा है, यानी हर 1 सेकेंड बाद उसकी जो चाल है वो 9.8 सेकेंड मीटर पर सेकेंड बढ़ती जाती है। जैसे पहले सेकेंड, जैसे उसने छत से छोड़ा आपने तो उसकी चाल जो है वो 0 है, नीचे की तरफ मान लीजिए छोड़ा आपने जब नीचे की तरफ, तो शुरू में उसका प्रारंभिक वेग 0 है। अब जैसे ही 1 सेकेंड होगा तो वो कितना नीचे, किस चाल से नीचे आएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड से। फिर अगले 1 सेकेंड में 9.8 प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड, यानी हर 1 सेकेंड बाद उसकी जो वेग है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड बदल रहा है, उसको हम त्वरण कहते हैं। तो त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। ये आगे आ जाएगा टॉपिक में, तो ये आ गया। अब देखो, तो विस्थापन कैसे निकालना है, वेग कैसे निकालना है, विस्थापन का अवकलन करके,
और त्वरण कैसे निकालना है, वेग का अवकलन करके। अब एक क्वेश्चन है, मान लीजिए किसी कण का विस्थापन समीकरण दे रखा है हमें, ये देखो कण का विस्थापन है और ये समय है। तो यहाँ पर जो x है वो तो क्या है, विस्थापन है, और जो मान लीजिए अपने को मीटर में दिया हुआ, और t क्या है, ये समय है जो अपने को सेकंड में दिया हुआ है। अपने को क्या ज्ञात करना है, t बराबर 2 सेकंड पर, t बराबर 2 सेकंड पर कण का वेग व त्वरण ज्ञात करना है। अब देखो कौन सा वेग, अब तात्क्षणिक होगा, t बराबर 2 सेकंड लिखा है तो समय अंतराल थोड़ी दिया है उसने। अब उसने कहा t बराबर 2 सेकंड जैसे ही हो जाए कण का वेग बताओ और त्वरण बताओ। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कण का तात्क्षणिक वेग का सूत्र क्या होगा, v बराबर dx बटे dt। ठीक है, अब x का मान तो हमें पता है क्या है, तो d बटे डी जो ऑपरेटर है उसको ऐसे कैसे रखो, x का मान उठा करके यहाँ से ले आओ। ये रहा देखो x का मान, तो x का क्या मान है, x की जगह क्या रख देंगे, टी स्क्वेयर प्लस 2t प्लस 1। तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम, टी स्क्वेयर प्लस 2t प्लस 1 ये रख देंगे। अब देखो मैंने पीछे बताया था ना बंटन नियम, बंटन नियम मैंने क्या कहा था कि ये जो ऑपरेटर है ये इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ, तीनों के साथ रखेंगे। तो जब हम इसको बांट देंगे तो d बटे डी टी, और सबसे पहले इसको टी स्क्वेयर के साथ रखेंगे, फिर प्लस का निशान d बटे डी टी, फिर इसको 2t के साथ रखेंगे, फिर इसको d बटे डी टी और 1 के साथ रखेंगे। अब पीछे जो हमने पढ़ा था वो यहाँ यूज़ करेंगे हम। देखो अब ये क्या आ गया, चर की घात अचर, तो टी स्क्वेयर की घात 2। तो क्या बताया था, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, घात को नीचे लिख दो, घात में से एक कम कर दो। तो क्या आएगा यहाँ पर मान, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2t, यानी t की घात 2 है तो घात को नीचे उतारा और घात में से एक कम, दो में से एक हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या बताया था मैंने, जब किसी चर के साथ यानी फलन के साथ अचर पद आता है तो अचर पद को बाहर लिख देते हैं, ठीक है, और अंदर क्या रहेगा, टी रह जाएगा। तो डी टी बटे डी टी, डी टी बटे डी टी कितना होगा, 1 होएगा, हमें पता है। और ये देखो तीसरी चीज़, किसी भी अचर का अगर हम अवकलन करते हैं तो वो क्या आता है, शून्य आता है। तो हमारे पास यहाँ रिजल्ट क्या आ जाएगा इसमें, ये जो डी टी बटे डी टी ये भी 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2t प्लस 2 इतना आ गया, ये कण का वेग आ गया। ठीक है, ये समीकरण नंबर हमने जैसे 1 लिख लिया। अब हमें t बराबर, अब हमें वेग निकाल लिया, अब हम त्वरण निकालते हैं। त्वरण, तो तात्क्षणिक त्वरण कितना होता है, त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण, तो a बराबर क्या होगा, dv बटे dt। अब v कितना निकाला हमने वो हम यहाँ रख देंगे। तो v का मान क्या निकाला हमने, यहाँ देखो समीकरण में 2t बटे 2, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, 2t प्लस 2 रख दूंगा। अब फिर बंटन नियम लगाऊंगा, तो d बटे dt, एक बार क्या करूँगा, d बटे dt को 2t के साथ, फिर प्लस लगाऊंगा, फिर d बटे dt को 2 के साथ रख दूंगा। तो d बटे dt यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, 2t प्लस d बटे dt, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो देखो चर के साथ, यानी यहाँ पर इसके साथ में, यहाँ पर देखो कि अचर है तो अचर को बाहर निकालूंगा पहले, तो 2 को बाहर लिख दूंगा और dt बटे dt। और इधर आपको पता है कि अचर पद का जो अवकलन होता है वो शून्य होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। dt बटे dt कितना होता है 1, तो ये आंसर क्या आ गया 2। तो आपका त्वरण कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप देखिए मेरे पास ये समीकरण नंबर आ गई 2। अब देखो समीकरण 1 में, जो समीकरण 1 है उसमें t बराबर 2 सेकंड रखता हूँ मैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, t बराबर 2 सेकंड पर कण का वेग मिल जाएगा। तो वेग कितना बन जाएगा, देखो t बराबर 2 सेकंड पर, समीकरण 1 में v तो 2 गुणा 2 प्लस 2, यानी t की जगह क्या रख दूंगा, यहाँ पर 2 सेकंड का है उसने, तो 2 गुणा 2 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या मान आ जाएगा यहाँ पर, 2 गुणा 2 प्लस 2, तो ये मान आ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि कण जब गति प्रारंभ करता है तो 2 सेकंड बाद कण का जो वेग होता है वो 6 मीटर प्रति सेकंड होता है। और समीकरण 2 से जो कण का त्वरण है, कण का जो त्वरण है a, वो समय t पर निर्भर नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ, निर्भर नहीं करता अर्थात नियत है, ठीक है, यानी त्वरण बदल ही नहीं रहा। तो t बराबर 2 सेकंड हो, चाहे t बराबर 1 सेकंड हो, चाहे कुछ भी हो, त्वरण का मान वही का
वही रहेगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं कुछ अन्य भौतिक राशियाँ या जो अन्य हमारे फलन हैं उनका अवकलन कैसे करते हैं। तो अब ये देखिए log x है, ये जो log है ये ई आधारी log होता है, 10 आधारी log भी होता है, ई आधारी log भी होता है, किसी भी आधार पे log हो सकता है, लेकिन समाकलन अवकलन में ई आधारी log ही लेते हैं हम। तो ई आधारी log है log x, और इस log x का हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो log x का जो अवकलन होता है वो फिक्स होता है 1/x, यानी ये x चर है तो log x का अवकलन क्या हो जाएगा 1/x। अब देखिए अगर चर राशि के साथ में फलन के अंदर कोई अचर होता है तो उसकी एक फोटोकॉपी हम क्या करते हैं, वो बाहर रख देते हैं। तो अब जैसे log ax यानी x के साथ a आ गया, तो चर के साथ में एक अचर आ गया, तो इस अचर की एक फ़ोटोकॉपी हम बाहर रख देंगे। तो अगर हम इस अचर की एक फ़ोटोकॉपी बाहर रखते हैं तो देखो हम सबसे पहले एक अचर बाहर रख देंगे। अब इस log का हम अवकलन करेंगे, तो log का अवकलन क्या होता है हमेशा ax, इस तरह से होगा, क्योंकि x का अवकलन क्या होता है log x का 1/x होता है ना। तो log ax का क्या होगा 1/ax, और जो चर के साथ में अचर पद a था उसकी एक फ़ोटोकॉपी बाहर हमने रख दी, a से a कट कर दिया, क्या रिजल्ट आया 1/x आया। ठीक है, इसी तरह से देखो e की एक्सपोनेंशियल पावर e की घात x है, तो e के ऊपर चर x है, इसका अगर हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है तो इसका अवकलन e की घात x ही होगा, e की घात x का अवकलन e की घात x ही होगा। तो आगे ये भी आएगा, तो ये भी आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन अगर e की घात ax है, वापस वही बात कि e की घात ax है, तो उसका अवकलन तो क्या होगा e की घात ax ही हो जाएगा, लेकिन चर के साथ में एक अचर पद फंसा हुआ है अंदर, तो इसकी एक फ़ोटोकॉपी हम बाहर रख देंगे। ठीक है, तो a बाहर आ जाएगा। असल में ये उत्तरोत्तर अवकलन से होता है, लेकिन हमें इतना ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली ये समझते हैं कि फलन के अंदर अगर चर के साथ में कोई अचर पद है तो वो वहाँ तो पड़ा ही रहेगा, उसकी एक फ़ोटोकॉपी और बाहर रख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट देखो, अब आता है त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। तो त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन जो है वो हम थोड़ा सा देखते हैं ध्यान से, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सबसे पहले आता है साइन एक्स। साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष ही अवकलन है, तो साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है। लेकिन वापस वही, अब फलन के अंदर चर के साथ अगर कोई अचर है तो साइन का अवकलन तो क्या होगा एज इट इज़ कॉस ए एक्स हो गया, लेकिन जो अंदर अचर है उसकी एक फ़ोटोकॉपी जो है हम बाहर मल्टीप्लाई में रख देंगे। फ़ोटोकॉपी का मतलब है ओरिजिनल वही पड़ा है, उसकी एक जीरोक्स बाहर रख दी, यानी ए कॉस ए एक्स। ये भी उत्तरोत्तर अवकलन से ही हुआ है, लेकिन हमको ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस चर के साथ जो अचर है फलन के अंदर उसकी एक कॉपी बाहर रख देंगे, और कॉस का अवकलन जो है, साइन का अवकलन जो है वो कॉस हो गया। तो साइन का अवकलन तो कॉस होता है। अब कॉस का अवकलन क्या होता है, कॉस का जिसके आगे को लग जाता है, को, कॉस, कोसेक और कॉट, कोस, कोसेक और कॉट, तीनों का जब अवकलन होता है तो माइनस पहले बाहर लगाते हैं। ठीक है, तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा माइनस साइन एक्स। इसके आगे को लग गया ना, को, जिसके आगे को लग जाता है उसके आगे अवकलन में माइनस आता है पहले। तो कॉस, कोसेक और कॉट तीनों का अवकलन करेंगे तो माइनस पहले आएगा। तो अब कॉस का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, सिंपल। अब कॉस ए एक्स है तो कॉस का अवकलन तो क्या होगा माइनस साइन ए एक्स एज इट इज़। ए एक्स पूरा का पूरा एंगल हमने एज इट इज़ रख दिया, लेकिन चर के साथ फलन में अचर पद है तो इसकी एक कॉपी बाहर रख देंगे हम। अब टेन का क्या होता है अवकलन, टेन का अवकलन होता है सेक स्क्वेयर एक्स, इसे याद रखो। टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वेयर एक्स। तो टेन ए एक्स का क्या होगा ए सेक स्क्वेयर ए एक्स। देखो ए सेक स्क्वेयर ए एक्स रखा है, एक्स नहीं रखा, क्योंकि हमने ओरिजिनल को यहीं रखना है, इसकी फ़ोटोकॉपी बाहर मल्टीप्लाई करनी होती है। बस हम साइन कॉस टेन का ही अवकलन देखेंगे, बाकी की हमें ज़रूरत नहीं। एक उदाहरण देखो कि एक सरल आवर्त गति करते हुए कण का एक विस्थापन समीकरण दिया है y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब आप समझ जाओगे कि यहाँ पर ओमेगा जो होता है वो अचर होता है, अचर राशि है, इसे कोणीय वेग बोलते हैं हम।
आपको ज़्यादा इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ये समझिए कि एक इक्वेशन दे रखी है आपको, बाद में ये जो हमारा SHM आएगा, सरल आवर्त गति वाला लेसन आएगा, तो वहाँ ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, विस्थापन से हमें वेग निकालना है। तो ये विस्थापन दे रखा है हमें कण का। सरल आवर्त गति में कण क्या होता है, इस तरह से उसकी अगर हम गति को समय के साथ आरेखित करें तो ऐसा साइनोसोडल वेव बनता है, ठीक है। और वैसे सरल आवर्त गति का मतलब ये हो गया कि एक निश्चित बिंदु है, इसके इर्द गिर्द जब कण कंपन करता है तो उसको सरल आवर्त गति कहते हैं हम। तो उसको, इस विस्थापन को इस समीकरण से व्यक्त करते हैं हम। तो इसका अवकलन करके हम वेग निकाल सकते हैं। तो इसका किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करें। तो समय के सापेक्ष हमने क्या करा, विस्थापन का अवकलन किया, तो dy बाई dt लिख दिया। अब y की वैल्यू क्या है, d बाई dt तो एक संकारक हो गया, d बाई dt लिख दिया मैंने। y की जगह मैंने क्या रख दिया, इसका मान रख दिया। अब जब मैंने मान रखा तो देखो a अचर जो है ये फलन से बाहर है, बाहर है तो उस पूरे के पूरे को अवकलन से बाहर ले लेंगे हम। ये तो यहाँ से हट गया, ठीक है, इसकी फोटोकॉपी नहीं है क्योंकि ये फलन से बाहर है। फलन से अंदर जो होता है उसके लिए हमने फोटोकॉपी रखी है, तो ए तो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब साइन ओमेगा टी का आपको अवकलन करना है। तो साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस, और कोण एज इट इज़ रख दो। साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस, और ओमेगा टी प्लस थीटा एज इट इज़ रख दे। अब देखो अंदर ये जो टी चर राशि है, टी के साथ क्या है, अचर पद ओमेगा है, तो इसकी एक फोटोकॉपी क्या रखोगे, बाहर मल्टीप्लाई में रखोगे। तो ये मल्टीप्लाई में रख दिया, तो क्या बन गया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा देख लो, ठीक है। अब आता है कि अवकलन जो होता है इसकी सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट दो बातें हैं जो अवकलन में हम देखेंगे और हमारे फिजिक्स में ये यूज़ भी होती हैं। सबसे पहला जो चीज़ है कि हम अवकलन की सहायता से कोई भी वक्र या कोई भी फलन जो है उसका किसी समय झुकाव ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए हमें कोई फलन दिया हुआ है जो समय जो x पर डिपेंड कर रहा है, y फलन जो है x पर डिपेंड कर रहा है, चर x हो गया। तो हमने इस अक्ष पे y ले लिया और इस अक्ष पर x ले लिया और इसको हमने आरेखित किया। तो आरेखित किया तो ये हमें ऐसा वक्र प्राप्त हुआ AB, ठीक है। अब ये जो वक्र है ये एक सरल रेखा नहीं है, तो अगर इसके किसी भी बिंदु पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूँ ऐसे, तो वो स्पर्श रेखा अक्ष से जो कोण बनाएगी वो अलग अलग कोण होंगे। अलग अलग बिंदुओं पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूँ तो वो अलग अलग कोण बनाएगी। अलग अलग बिंदुओं पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूँ तो वो अलग अलग कोण बनाएंगे। तो इसका मतलब वो जो कोण हम लेंगे उस कोण के स्पर्श ज्या को हम क्या कहते हैं, इसका झुकाव कहते हैं। तो इस वक्र के हर बिंदु पर झुकाव का मान अलग अलग होगा, है ना। तो हमें किसी क्षण P पर, किसी बिंदु P पर हमें इसका झुकाव ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, उस बिंदु P पर एक छोटा सा त्रिभुज मान लेते हैं ऐसे, और हम ये मानते हैं कि इस त्रिभुज का ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण जो है ये वाला, ये विकर्ण जो है ये बिंदु P ही है, यानी ये नगण्य लंबाई है, ठीक है। तो ये हमने एक त्रिभुज बना लिया। तो इस त्रिभुज में ये जो हाइट है ये तो dy होगी और ये जो बेस आधार है ये dx हो गया। यानी x अक्ष पर अल्प सा परिवर्तन और y अक्ष पर अल्प सा परिवर्तन इस बिंदु P पर हमने ले लिया। तो यहाँ से अगर आप देखो इस समकोण त्रिभुज में ध्यान से देखो, इधर dy है इधर dx है, तो ये थीटा कोण क्या आएगा यार, टेन थीटा क्या बनेगा इसके लिए, लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या बनेगा, लंब बटे आधार। वही सेम चीज़ मैंने यहाँ दिखाई है आपको। तो x अक्ष से बने कोण की स्पर्श या बिंदु P पर वक्र का झुकाव कहते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया आपको कि इसके लिए टेन थीटा ज्ञात करें तो वो बिंदु P पर इसका झुकाव कराते हैं। अब कैसे निकालें इसे, झुकाव निकालने के लिए हम वो छोटा सा जो त्रिभुज है उसको लेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होगा, dy बाई एक्स डी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये जो हमें ये कर्व दिया हुआ है ये जिस फलन का है उस फलन का अगर मैं सीधे ही अवकलन कर दूं x के सापेक्ष तो भी मुझे क्या मिल जाएगा, झुकाव मिल जाएगा। किस बिंदु पर चाहिए, P बिंदु पर। तो P बिंदु पर x क्या है और y क्या है वो मान मैं यहाँ रख दूंगा और रख करके मुझे यहाँ झुकाव पता चल जाएगा। तो इस तरह से मैं वक्र का कहीं पर भी झुकाव ज्ञात कर सकता हूँ, ठीक है, चर x के सापेक्ष इसका अवकलन करके। दूसरा इसका यूज़ क्या है कि मान लीजिए आपको कोई फलन दिया हुआ है ऐसे, और उस फलन को जब आपने आरेखित किया तो उसका ग्राफ ऐसा बनता है। अब इस ग्राफ को देखो ध्यान से, y और x के बीच में, यानी x चर जो चेंज करते हैं तो y की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, इस तरह से चेंज हो रही है, इस तरह से। अब इस वक्र में ध्यान से देखो, बिंदु A और B को देखो। A पर क्या है, वक्र अधिकतम ऊंचाई पर है और B पर बिल्कुल बॉटम आ गया यानी गहराई आ गई इसकी।
तो इस वक्र का अधिकतम मान कहाँ पर है, ये देखो ए पर अधिकतम मान है और इस बिंदु बी पर इस वक्र का न्यूनतम मान है, यानी इससे कम मान संभव नहीं है इस अक्ष पर, ये सबसे कम मान है और ये जो है ये अधिकतम मान है। तो आपके वक्र का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दो बिंदुओं के बीच में है। तो अब अगर इस बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हो, ये देखो स्पर्श रेखा खींची, तो ये एक्स अक्ष से कितना कोण बना रही है, शून्य, क्योंकि ये एक्स अक्ष के समांतर है। तो टेन जीरो बराबर क्या हो गया, जीरो। तो इसका मतलब बिंदु ए पर इसका झुकाव कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर जीरो। तो इस तरह से बिंदु बी पर भी डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, जीरो आएगा। तो अगर किसी भी वक्र में आपको कोई नोड पता करना है, यानी जहाँ से घुमाव आता है, जैसे इन दोनों जगह घुमाव आ रहा है, तो यहाँ या तो उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा, उसे पता करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप उसका अवकलन करो और अवकलन करके उसको जीरो के बराबर रख दो। तो उस फलन का जब आप अवकलन करोगे चर के सापेक्ष, उसको जीरो के बराबर रखोगे, जीरो के बराबर रखने से आपको चर का मान प्राप्त हो जाएगा। तो उस मान पर आपका जो फलन है या तो वो अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं हम। मान लीजिए हमें एक संबंध दिया हुआ है y और x के बीच में, जो इस तरह से है। हमसे पूछा है कि x के किस मान पर फलन का मान अधिकतम व न्यूनतम। अब हमें ग्राफ नहीं प्लॉट करना इसका, हमें सिंपली क्या करना है, उच्चतम व न्यूनतम बिंदु के लिए हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या रख देंगे, ज़ीरो रख देंगे। ठीक है, तो d बटे डी एक्स और y की वैल्यू रख देते हैं 2x² प्लस एक्स प्लस 1 बराबर जीरो। जीरो हमने अपनी तरफ से रखा है। अब हमने क्या करना है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखो d बाई डी एक्स 2x² प्लस एक्स प्लस 2x² प्लस एक्स प्लस 1 है ना, 1 इक्वल्स ज़ीरो है। अब इस पे बंटन नियम लगाते हैं हम, d बाई डी एक्स 2x² प्लस d बाई डी एक्स एक्स प्लस d बाई डी एक्स 1, और ये पूरी वैल्यू ज़ीरो का इक्वल है। तो अब देखो 2 को बाहर ले आएंगे और x² का अवकलन कितना होगा, 2x, और dx बाई डी एक्स कितना होगा, 1, और 1 का अवकलन कितना होगा, 0। ये आ गया हमारे पास। तो ये आ गया 4x प्लस 1 इक्वल्स 0। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 4x इक्वल्स -1, देन x इक्वल्स कितना होगा, -1/4, -1/4। ये x की ये वैल्यू जो है, इस वैल्यू पर आपको क्या मिलेगा, या तो आपके फलन का मान अधिकतम मिलेगा या न्यूनतम मिलेगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि अधिकतम है या न्यूनतम है। उसके लिए क्या तरीका है, ये थोड़ा सा आगे है, अगर आप समझ आए तो आप समझ लेना। मैं दोबारा d² y बाई डी टी स्क्वायर निकालता हूँ। देखो हमने क्या निकाल रखा है, dy बाई डी टी तो हमने निकाल रखा है। तो dy बाई डी टी कितना आया, dy बाई डी टी, तो dy बाई डी टी हमने dy बाई डी टी dy बाई डी एक्स लेंगे ना, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स, तो y की वैल्यू कितनी थी, 2x² प्लस एक्स प्लस 1 थी ना। अब इक्वल्स 0 नहीं रखूँगा मैं, 2 इंटू 2x और ये 1 प्लस 0 इतना आ गया, 4x प्लस 1 आ गया, dy बाई डी एक्स इतना। अब इसका एक बार और अवकलन करेंगे, तो d बाई डी एक्स, इसका एक बार और अवकलन करते हैं हम, तो ये बन जाएगा d² बाई डी एक्स²। ऐसे चेंज करते हैं हम इसको। ठीक है, तो अगर एक बार और अवकलन करें तो इधर d बाई डी एक्स और रख दिया मैंने, 4x प्लस 1। क्या किया मैंने, ध्यान से देखो, मैंने देखो यहाँ dy बाई डी एक्स जो है वो निकाल लिया, इसको जीरो के इक्वल नहीं रखा अभी मैंने, एक बार और अवकलन करना है मुझे। अब मैंने दोनों तरफ dy बाई डी एक्स और ले लिया। ये देखो मैं इधर भी d बाई डी एक्स ले लूँगा और इधर भी d बाई डी एक्स ले लूँगा। ठीक है, तो इधर वाला d बाई डी एक्स मिलकर क्या हो जाएगा, d² y बाई डी एक्स² हो जाएगा। ठीक है, और इधर जो, इसको ऐसे समझ लो इस तरह से, और इधर वाला ये जो बन गया, ये बन गया d² y बाई डी एक्स² इक्वल्स कितना आ गया। अब देखो इसको क्या करेंगे हम, पहले हम क्या करेंगे, 4x का अवकलन करेंगे, तो 4 को बाहर रख देंगे, x का अवकलन करेंगे तो dx बाई डी एक्स 1 होता है, प्लस अब हम किसका अवकलन करेंगे, अब हम 1 का अवकलन करेंगे। 1 का अवकलन क्या होता है, 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो क्या आंसर आ गया, 4। अब देखो यहाँ पर अगर d² y बाई डी एक्स² अगर आपका वैल्यू पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर -1/4 पर जो फलन है उसका मान निम्नतम है, ये नियम होता है। ठीक है, और अगर इसका उल्टा होता
डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव आता, नेगेटिव आता, तो फिर x बराबर -1/4 पर फलन का मान क्या होता, अधिकतम होता। पर यहाँ पर एक ही बार वक्र जो है वो मुड़ता है, यानी वक्र शायद हो सकता है इस तरह से हो, बस अब इसमें उच्चिष्ट नहीं मिला हमें, सिर्फ निम्निष्ट बिंदु मिला है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझते हैं। अगर आपको ये समझ आया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इतना आपको ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो आपको वैसे ही पढ़ना है, और अगर आपको बायो है आपके पास में तो आपको सिंपल जो कैलकुलस है वो आना चाहिए, यानी सिंपल आपको समाकलन अवकलन साधारण तरीके से आना चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है।